वेलकम बैक। और इस दफ़ा की जिस तरह मैंने आपको बताया कि इंट्रो में कि इलेक्शंस ऐसे हुए हैं कि लोग थोड़ा सा समझ नहीं पा रहे उसको, तो हमने सोचा कि हम और आप मिलके समझ लेते हैं आगे ये किस तरह से तय पाएगा, कौन हुकूमत चलाएगा, क्या क्या होगा। और इस दफ़ा के इलेक्शंस का ओवरऑल जो एक नक्शा खींचा ना सलमान आबिद साहब ने, वो ऑफ एयर, वो बड़ा मज़ेदार था। तो ज़रा कुछ चीज़ें ऑन एयर भी उनसे पूछते हैं। सलमान आबिद साहब को आप सब जानते हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम नुसरत, कैसी हैं आप? ठीक मैं ठाक हैं? ठीक ठाक हूँ सलमान साहब, और आम पाकिस्तानी की तरह हूँ जैसे आम पाकिस्तानी की इस वक्त कैफियत है। देखिए, पूरे पाकिस्तान के अंदर जी एक ये कैफियत तो है जी कि हम अभी तक एडवेंचर्स की गेम से और मुहिम जोई की गेम से बाहर नहीं निकले। जी। और हम हमेशा कुछ इस तरह का कुछ करने की कोशिश करते हैं जिससे खुद पाकिस्तान और पाकिस्तान के मामलात को डिस्क्रेडिट करते हैं। अब आप जरा इंटरनेशनल मीडिया उठा लें जी और इंतखाब कहानी के बारे में जो कुछ आलमी मीडिया में आ रहा है वो जरा देख लें, बिल्कुल और किस तरीके से हमारे इंतखाबात को, हमारी सियासत को और हमारी जमहूरियत को उसके ऊपर तनकीद हो रही है। बिल्कुल। देखिए, बुनियादी मसला क्या है, अगर आप अवामी मैंडेट को रिस्पेक्ट नहीं देंगे ना, तो फिर ये जमहूरियत और इंतखाबात के खेल की कोई अहमियत नहीं होती। अच्छा, मुझे नहीं मालूम कि इंतखाबात में धांधली हुई है या नहीं हुई है, मैं इस पर बहस नहीं कर रहा। आपको नहीं मेरा मालूम? मेरा बुनियादी नोयत का सवाल ये है जी कि ये इलेक्शन कमीशन जो है, जिसने हमें बताया था कि हमने एक शानदार किस्म का इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया है यस। जिससे तमाम तक शफाफियत जो है उसको यकीनी बनाया जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि रात 11 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक या 7 बजे तक इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम क्यों नहीं काम कर सका, जी और क्यों ये डेडलॉक पैदा हुआ, और ये क्यों तासुर बना कि जिन लोगों की 50,000, 40,000, 35,000 की लीड थी, सुबह वो 25-25, 30-30, 35-35 हजार की लीड से हार गए। ये जो सारा का सारा इलेक्शन के अंदर डाउट पैदा हुआ है ना, ये बुनियादी तौर पर इसका जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और उसका वो मैनेजमेंट सिस्टम है। जिस तरह से कहा जाता है कि 2018 में आरटीएस बैठ गया था, इस दफा कुछ आपने और कुछ बिठा दिया है। तो इसलिए कहा ये जा रहा है कि ये टेक्निकल मसला था, लेकिन मुझे लगता है ये टेक्निकल मसले से ज्यादा एक सियासी मसला था जो पाकिस्तान में कई दहाइयों से हमारा पीछा कर रहा है। और यही वजह है कि अब इलेक्शन तो हो गए हैं, हुकूमत भी बन जाए, लेकिन ये जो इलेक्शन का बैगेज है ये साथ चलेगा। और जो शानदार इलेक्शन आपने कराची में करवाया है, उसकी भी तारीख में जो पुराने इंतखाबात जो हुआ करते थे, उसकी उसकी याद आ गई कि जहां वोटर की तादाद जो है, अगर मिसाल के तौर पे 2 लाख हो तो पढ़ने वाले वोट जो है वो 2.5 लाख पड़ जाते थे। यानी इस दफा जिस तरह से कराची में दी गई है, वो खुद मुझे लगता है कि एक इलेक्शन के साथ एक मजाक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बाज जीतने वाले कैंडिडेट कह रहे हैं कि हम नहीं जीते बल्कि हमारा मुखालिफ जीता है, और बाज जीतने वाले कह रहे हैं कि हम तो हार गए हैं, लेकिन जो जीता है वो नहीं जीता बल्कि जीता कोई और है। तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि हमारा इलेक्शन ये कितना क्रेडिबल इलेक्शन है। सलमान साहब, आपने जो नक्शा खींचा है बहुत हंसाया, और हंसी तो खैर आपकी अंदाजे बयां के साथ आई, लेकिन ये बहुत दुख का मकाम है। जाहिर है जिस तरह से पूरा मामला हुआ और जिस तरह से मामला आता है, और मैं तो जिस तरह मैंने कहा कि पाकिस्तानी कौम की नुमाइंदगी कर रही हूँ इस वक्त, जिस तरह कोई भी पाकिस्तानी है वही मेरे दिल का भी हाल है, और मेरे ख्याल में कौम का भी यही हाल है कि समझ नहीं आता कि अफसोस करें या हंसें। खैर, सो सलमान साहब, अब नेक्स्ट व्हाट नेक्स्ट, ये हुकूमत जो बनने जा रही है, ज़रा इस पर भी रोशनी डालें। कौन वज़ीर आज़म होगा, कौन कौन सा ओहदा संभालेगा? पीडीएम एक दफ़ा फिर ऐसे लग रहा था कि एक साथ बैठी है, एक दूसरे की तारीफ़ कर रही है, एक दूसरे को बांट रही है सीट्स कि आप ये बन जाइए तो आप ये बन जाइए। तो कौन क्या बनेगा, थोड़ा सा ये भी बता दीजिए, और कितनी पावरफुल ये हुकूमत होगी ये भी बताइए। देखिए, बज़ाहिर तो यही लग रहा है कि पीडीएम पार्ट 2 जो है वो सामने आ चुका है, और जो अभी इंतखाबी मुहिम में सियासी दुश्मनी नजर आ रही थी, वो दोबारा सियासी रोमांस और सियासी मोहब्बत के अंदर तब्दील हो गई है। माशाल्लाह, वो बिलावल भुट्टो साहब जो कहते थे कि मैं किसी भी सूरत में मुस्लिम लीग नून के साथ नहीं बैठूंगा, आपने देखा वो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से मिलते हुए कितने ज्यादा खुश नजर आ रहे थे। तो अच्छा है ये पीडीएम पार्ट 2 का आना, क्योंकि इसके अलावा ऑप्शन कोई नहीं था अगर आपने सिस्टम को चलाना है, क्योंकि पीटीआई के पास को वो मैंडेट नहीं था। दूसरी बात ये है कि ये बात भी तयशुदा थी कि ये जो इंतखाबात हैं ये सजाए गए हैं शरीफ खानदान को इक़्तिदार में लाने के लिए।
अब मसला ये है कि बज़ाहिर तो ये लगता है, और ये मैं कहता भी रहा हूं अपने प्रोग्रामों में, कि नवाज शरीफ के मुकाबले में शहबाज शरीफ जो है वो ज्यादा फेवरेट होंगे। और हालात ने साबित कर दिया कि खुद नवाज शरीफ साहब को लगता है अपने मामलात से विड्रॉ करना पड़ा है और शहबाज शरीफ के ऊपर शफकत का हाथ रखा जा रहा है। लेकिन अब इसमें मुझसे अगर आप पूछें तो विन विन सिचुएशन में तो पीपल्स पार्टी है, क्योंकि अच्छा। वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है इस वक्त बार्गेनिंग के अंदर। अच्छा। और अगर वो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को मानती है तो फिर वो ऐवान सदर का रास्ता देखेगी और चेयरमैन सेनेट का रास्ता देखेगी और बलूचिस्तान की हुकूमत का रास्ता देखेगी और मरकज और पंजाब में वो कोलिशन गवर्नमेंट का पार्ट बनेगी। मुझे तो लग यही रहा है। लेकिन इसमें जो इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये है, नवाज शरीफ साहब चाहते हैं कि अगर उन्होंने अपनी कुर्बानी दी है तो वो अपनी बेटी की कुर्बानी ना दे, और वो उनको पंजाब में चीफ मिनिस्टर देखना चाहते हैं हर सूरत में। अब देखना ये है कि जो हमारी मुक्तदरा है, जो बड़े फैसले करने वाले लोग हैं, क्या उनको भी ये फार्मूला कबूल है कि इस मरकज में शहबाज शरीफ वजीर आजम हो और सूबे में मरियम नवाज चीफ मिनिस्टर पंजाब हो? मुझे जरा थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। मुझे लग रहा है कि जो लॉटरी है वो दोनों में से किसी एक में निकलेगी, या में शहबाज शरीफ साहब जाएंगे और फिर में बनेगी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत, लेकिन शायद चीफ मिनिस्टर जो है वो फिर मरियम नवाज नहीं होगी। लेकिन अगर ये दोनों निकलते हैं कुर्रा फाल, तो फिर इसका मतलब है कि मरकज और पंजाब में मरियम नवाज और शहबाज शरीफ आना चाहते हैं। जहां तक बिलावल का ताल्लुक है, मुझे लगता नहीं है कि बिलावल प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए इस वक्त जो है वो बकौल जरदारी साहब के, वो पॉलिटिकली मैच्योर है। जी सलमान साहब, मैं इसी पॉइंट पे आ रही थी कि बहुत खूबसूरत तरीके से पहले भी जो पीडीएम का एपिसोड 1 था, उसके बाद भी बिलावल साहब को जरदारी साहब ने प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने दिया था, और हमने बाद में देखा था कि उसके जितने नेगेटिव इम्पैक्ट थे वो शहबाज शरीफ साहब को ही भुगतने पड़े थे। अभी भी मुझे लगता है कि जरदारी साहब कुछ फोर्स ही कर रहे हैं और इसी वजह से वो बिलावल साहब को पीएमशिप के लिए समझते हैं कि वो तैयार नहीं है, या लोगों को ये इम्प्रेशन दे रहे हैं, क्योंकि शायद उनको लगता है कि आगे आने वाले दिनों में भी कोई ख़ास उनके ये पीएमशिप करियर का आगाज़ नहीं होगा ये, और इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा इस टेन्योर का। आप क्या समझते हैं? देखिए, बात ये है कि अब जो भी हुकूमत बनने जा रही है उसके हाथ भी बंधे होंगे, उसके पैर भी बंधे होंगे और उसकी जबान बंद भी होगी, क्योंकि ये बड़ा कमजोर सा सेटअप बनेगा, आप याद रखिएगा। और असल ताकत जो है वो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल जो बनी है उसके पास होगी। वही मईशत के फैसले करेगा, वही सियासत के फैसले करेगा और वही बाहर से आने वाली इमदाद के ऊपर नजर भी रखेगा। तो इसलिए प्राइम मिनिस्टर के मुकाबले में वो जो काउंसिल है, जिसको आगे जाकर अभी जैसे ये असेंबली मार्ज वजूद में आ जाएगी तो कहा जा रहा है कि उसको लीगल प्रोटेक्शन और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन भी मिल जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत अच्छे हालात होंगे जो भी प्राइम मिनिस्टर बनेगा, और कोई जो आईएमएफ के साथ जो नई डील होनी है उसका भी एक बड़ा अजाब जो है वो आवाम के ऊपर गिरेगा। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान अब ये नई डील कब होनी है आईएमएफ के साथ? नई डील कब होनी है? मेरा ख्याल है ये मार्च में होनी है, मार्च में होगी। और उसके बाद ये जो क्या कहते हैं हमारे जो मामला तय होंगे, यानी जिस किस्म के हमें एग्रेसिव रिफॉर्म्स चाहिए, मुझे नहीं लगता कि ये कमजोर सी हुकूमत रिफॉर्म्स कर सकेगी, एक बात। दूसरी बात ये भी देखने की जरूरत है कि पीपल्स पार्टी जो है वो कितना बोझ उठाएगी इस सारी हुकूमत का, क्योंकि जरदारी साहब को भी अंदाजा है कि ये कंपनी कोई ज्यादा लंबे अरसे नहीं चलेगी, और इसलिए वो अपने बेटे को भी बचा के रखना चाहते हैं इस खेल में कि वो प्राइम मिनिस्टर की बजाय जो है वो अब अपने आप को जरा अगले इंतखाबात के लिए, अगली हुकूमत के लिए तैयार करें, और उस वक्त तक वो पंजाब में भी थोड़ा सा रंग जमाने की कोशिश करेंगे। तो मुझे लगता ये है कि इस दफा तो पूरा फाल जो है वो शरीफ के पास ही रहेगा, शहबाज शरीफ के पास। लेकिन मैं सलमान साहब, जाहिर है हमारे तहफ़्फ़ुज़ात तो पीपल्स पार्टी को लेकर और पीएमएलएन को लेकर, क्योंकि जो भी जाहिर है पास्ट में हुआ और प्रेसिडेंट जितने भी सेट हुए हैं उसको लेकर है। लेकिन अगर कंपैरिजन किया जाए तो जरदारी साहब उतने उतावले नहीं हैं और वो बहुत देख समझ के पोजीशंस जो है उनको अटेन करते हैं बनिस्बत पीएमएलएन के, जो कोई भी चीज़ हो और बस ऑफर की जाए और वो उसको हाँ कर देते हैं। ये थोड़ी सी पॉलिटिकल मैच्योरिटी आप कह लीजिए, या पॉलिटिकल जो विजन है वो पीपल्स पार्टी का ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उन्हीं के लिए है, कोई आवाम के लिए नहीं है। लेकिन ये मुझे लगता है कि अपने लिए वो फैसले बड़े फायदेमंद कर लेते हैं। देखिए, ये जो दो जीरक सियासतदान है ना, मौलाना फजलुर रहमान साहब और जरदारी साहब, इनके बारे में कहा जाता है कि ये बहुत समझदार किस्म के खिलाड़ी हैं।
काश ये इनकी समझदारी पाकिस्तान के मसाइल के जी हल के लिए भी जी होती जी तो पाकिस्तान को उसका फायदा होता। लेकिन इन दोनों की समझदारी का जो मकसद है वो इक़्तिदार की सियासत में अपने आप को रेलिवेंट करना है और वो उसमें कामयाब होते हैं। और जरदारी साहब यकीनी तौर पे ज्यादा पॉलिटिकली ज्यादा समझदार आदमी है और वो अपने कार्ड अच्छे खेलते हैं। लेकिन राइट अब मसला ये है कि जो हालात इस वक्त पाकिस्तान के बने हुए हैं, अब उसमें 3 तरह के बैगेज हैं। पहला बैगेज तो ये है कि ये जो इलेक्शन हुए हैं इसके नताइज के ऊपर एक बैगेज जाएगा हुकूमत के ऊपर, जो भी हुकूमत बनेगी लोग इसको चैलेंज करेंगे और कहेंगे कि ये हुकूमत उस तरह की नहीं है सही जिस तरह से होनी चाहिए थी। दूसरी बात ये है कि जो इकोनॉमी के क्राइसिस है वो भी रहेंगे इनके ऊपर और वो इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ेंगे। और देखिएगा जो भी अपोजिशन होगी वो उससे पॉलिटिकल स्कोर करने की कोशिश करेगी। इमरान खान साहब के पास ऑप्शन है कि वो अपोजिशन में बैठ के अपनी जो पॉपुलर पॉलिटिक्स है उसको आगे लेकर चले। और ये फिर पीएमएलएन का साथ जो कुछ हुआ ठीक है है 16 माह की हुकूमत में, तो फिर अगले हुकूमत के अंदर भी पीएमएलएन को उसकी बड़ी प्राइस पे करनी अच्छा पड़ेगी। एक आखिरी बात बता दीजिए कि इमरान खान साहब ऑपोजिशन में बैठेंगे, ऐसे लग रहा है जैसे वो आ गए बाहर। देखिए बात यह कि इन इंतखाबी नताइज ने उस तासुर की नफी कर दी है जो ये कहा जा रहा था कि इमरान खान का सियासी कैरियर खत्म हो गया है, इमरान खान इररेलेवेंट हो गए हैं। इन इंतखाबी नताइज ने इमरान खान को एक दफा फिर रेलिवेंट कर दिया है। जी वो पॉलिटिक्स में तो पहले से भी रेलिवेंट थे लेकिन अब जरा मुक्तदरा के अंदर भी जो है ना वो रेलिवेंट हो गए हैं। और ये बात समझ आ गई है बहुत से लोगों को कि इमरान खान को रूल आउट करके पाकिस्तान का पॉलिटिकल क्राइसिस रिजॉल्व नहीं होगा। तो मेरा ख्याल है कि ये बात अब इमरान खान के अंदर भी रियलाइजेशन आई है, उनकी पार्टी के अंदर भी आई है कि हमें टकराव की बजाय महाजराई की बजाय मफामत के साथ आगे रास्ता निकालना है। तो ये एक अच्छा साइन होगा अगर पीपल्स पार्टी पीएमएलएन के साथ साथ पीटीआई भी जो है वो जरा कुछ इस किस्म की सियासत करे जिसमें पॉलिटिकल मैच्योरिटी ज्यादा हो, तो उसका फायदा यकीनी तौर पर आगे जाकर पीटीआई को होगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सलमान साहब, आपने हमें वक्त दिया और बहुत ही बेहतरीन तरीके से, हमेशा मैं एंजॉय करती हूँ जिस तरह वो एक्सप्लेन करते हैं पॉलिटिकल ऑनगोइंग्स को। एक ब्रेक यहाँ पर आ गया है, ब्रेक के बाद जब हम वापस आते हैं तो एपिलेप्सी पे बात करेंगे, मिर्गी के बारे में बात करेंगे। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद होंगी आफ्टर द ब्रेक।